15 अगस्त एक तारीख, एक तिरंगा, एक राष्ट्रगान और एक कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं। अंग्रेज भारत आए, उन्होंने शासन किया, भारतीयों ने संघर्ष किया, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, भगत सिंह और उनके साथियों ने बलिदान दिया, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी और सुभाष चंद्र बोस ने उस आज़ाद हिंद फौज को एक नई जान और दिशा दी। लेकिन क्या भारत की आज़ादी की कहानी इतनी सरल है? क्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक विचारधारा ने भारत को आज़ादी दिलाई? क्या सिर्फ गांधी ने? क्या सिर्फ भगत ने? क्या सिर्फ बोस ने? या फिर ब्रिटेन खुद ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका था जहां से भारत पे शासन करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था? और एक और सवाल जो मेरे मन में हमेशा आता है कि भारत ने 15 अगस्त 1947 के बाद लोकतंत्र का ही रास्ता क्यों चुना? क्यों नहीं किसी बड़े नेता ने कहा कि पहले देश को मजबूत बनाते हैं, उसके बाद लोकतंत्र या राजतंत्र जो भी होगा वो देखा जाएगा। एक गरीब, विभाजित और कम साक्षरता वाले देश ने इसके उलट फैसला लिया, यही कि हर वयस्क नागरिक को वोट करने का अधिकार मिलेगा। क्यों एक ऐसा देश जिसकी साक्षरता दर 1951 में महज 18.3% थी और जीवन प्रत्याशा लगभग 32.1 साल थी, उसने हर वयस्क नागरिक को वोट करने का अधिकार दे दिया। इस वीडियो में हम उस लंबे संघर्ष से शुरू करेंगे जो 1857 से शुरू होकर 1947 तक पहुंचा, और ये देखेंगे कि आजाद होकर के भारत के नागरिकों ने कितनी आजादी पाई। आधुनिक भारत की आजादी की शुरुआत 1947 से नहीं होती, इसकी एक महत्वपूर्ण शुरुआत हमें 1857 में दिखाई देती है। सिपाहियों का विद्रोह, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के शासक, सैनिक और आम लोग भी शामिल हुए। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली पहुंचा। बहादुर शाह जफर प्रतीक बने। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहब, बिहार में कुंवर सिंह और कई दूसरे स्थानीय नेतृत्व सामने आए। 1857 पूरे भारत का एक समान और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, इसकी अपनी सीमाएं थीं, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को पहली बड़ी चुनौती दी और 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष गहरा हो चुका था। अगले दशकों में भारत के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना बढ़ती गई। 1885 में कांग्रेस की नींव रखी गई। शुरुआती राष्ट्रवादी नेता पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, वे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे, वे आर्थिक शोषण का विरोध करते थे और ब्रिटिश नीतियों पर सवाल उठाते थे। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था की आलोचना की। सवाल था, भारत गरीब क्यों है? भारत से धन बाहर क्यों ले जाया जा रहा है? और भारतीयों को अपने आर्थिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार क्यों नहीं है? यानी धीरे धीरे आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सवाल जुड़ने लगा। फिर आया साल 1905, बंगाल विभाजन, और इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी वस्तु के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, राष्ट्रीय शिक्षा और राजनीतिक लामबंदी शुरू हुई। अब राष्ट्रवाद सिर्फ नेताओं के भाषण तक सीमित नहीं रहा, वह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रहा था। फिर आता है साल 1915, भारत की धरती पर एक ऐसा इंसान कदम रखता है जिसने पूरी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, मोहनदास करमचंद गांधी। भारत लौटते ही उन्होंने सीधे पूरे देश का नेतृत्व करना नहीं शुरू कर दिया। उन्होंने पहले देश को समझने की कोशिश की, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं और अंग्रेजी हुकूमत का उन पर क्या असर पड़ रहा है, उन्होंने ये जानने की कोशिश की। आंदोलन की शुरुआत हुई चंपारण से। उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर के आंदोलन किया, खेड़ा में किसानों के साथ खड़े हुए और अहमदाबाद में मजदूरों के मुद्दे पर संघर्ष किया। गांधी जी की खासियत यह थी कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ बड़े नेताओं और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आम लोगों को भी इस आंदोलन में जोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन गांधी जी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाना नहीं था। उनके सामने एक और सवाल खड़ा था कि आखिर हिंदू और मुसलमान एक साथ एकजुट होकर के कैसे रहेंगे।
गांधी जी हिंदू और मुस्लिम की एकता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। 1920 के दशक में खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने इन दोनों समुदाय को एक साथ लाने की पुरजोर कोशिश की। इसी दौर में एक दूसरी धारा भी मजबूत हो रही थी, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की। और इसी माहौल से आगे चलकर भगत सिंह जैसे युवा सामने आए। भगत सिंह के लिए सवाल सिर्फ अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना नहीं था, वे पूछ रहे थे कि आजाद भारत कैसा होगा। इसलिए गांधी जी और भगत सिंह के रास्ते अलग होने के बावजूद दोनों को उस बड़े स्वतंत्रता संघर्ष के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्से अलग अलग तरीकों से कॉलोनियल रूल को चुनौती दे रहे थे। साल 1930 में इस स्वतंत्रता संघर्ष में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। गांधी जी ने शुरू किया दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, नमक, लेकिन यही गांधी जी की ताकत थी, खासियत थी। उन्होंने एक ऐसी चीज चुनी जो अमीर गरीब शहर गांव हर भारतीयों की जिंदगी से जुड़ी थी। इसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, आम लोगों की भागीदारी और बढ़ी। अब अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर्फ कुछ नेताओं की मांग नहीं थी, एक विशाल जनसमूह राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका था। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इधर गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। कई गिरफ्तारियां हुई, दमन हुआ, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ आ गया कि जनता में उनके खिलाफ असंतोष बहुत गहरा हो चुका है। लेकिन स्वतंत्रता की कहानी सिर्फ अहिंसा की कहानी भी नहीं थी। एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की कोशिश की। हालांकि आजाद हिंद फौज अंततः सैन्य रूप से सफल नहीं हुई, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत को यह समझ में आ गया था कि अब भारत में उसका टिकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा होता जा रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन की उसमें जीत हुई और आजाद हिंद फौज के सैनिक जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए थे, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू किया गया, जिसे लाल किला ट्रायल या रेड कोट ट्रायल के नाम से भी जाना जाता है। और आजाद हिंद फौज के सैनिकों के खिलाफ इस कार्रवाई की वजह से जनता में एक भारी विद्रोह पैदा हो गया और ब्रिटिश सरकार के सामने अभी ये सवाल खड़ा था कि आखिर हथियारों के दम पर भारत को कब तक नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा था। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्रता आंदोलन बड़ा रूप ले रहे थे। भारत भी उसी वैश्विक औपनिवेशीकरण की लहर में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। यह सब चल ही रहा था कि साल 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। बॉम्बे में शुरू हुआ यह आंदोलन दूसरे नौसेना केंद्र में पहुंच गया। इसके कई कारण थे, सेवा की शर्तें, नस्लवाद और ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष। लेकिन इसे अकेले भारत की आजादी का कारण कहना गलत होगा। असल बात यह है कि ब्रिटिश अथॉरिटी पर दबाव कई दिशाओं से बढ़ चुका था। दशकों का राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत छोड़ो की विरासत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश की स्थिति और सशस्त्र बल में पैदा हो रहा असंतोष, अब ब्रिटिश शासन का भविष्य पहले जैसा नहीं रहा था। और फिर आता है साल 1947, तारीख 15 अगस्त, भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसकी एक रात पहले 14 अगस्त को 200 साल का संघर्ष, जिसमें न जाति थी न धर्म था, बस एक ही मुद्दा था कि हम एक देश हैं, एक राष्ट्र हैं, जिसको आजाद होना है, इस अंग्रेजी हुकूमत से, इस उपनिवेशवाद से छुटकारा पाना है। वो धर्म के नाम पर विभाजित हो जाता है। लाखों लोग विस्थापित हुए, हिंसा हुई, परिवार बिछड़ गए और गांधी जी तब जगह जगह सभाओं को संबोधित करके यही कह रहे थे कि आजादी का मतलब सिर्फ सत्ता बदलना नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन जाए तो हमने क्या हासिल किया। लेकिन अंग्रेजों ने जो बीज बोया था उसकी फसल इतनी मजबूत हो चुकी थी कि गांधी जी और गांधी जी के साथ अन्य नेताओं के एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं निकला और देश का विभाजन आखिरकार हो गया। अब बात आगे की करते हैं, उस भारत की जो आजाद हुआ था।
15 अगस्त 1947 को भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। साल 1951 में भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18.3% थी और वहीं जीवन प्रत्याशा सिर्फ 32.1 वर्ष थी। यानी जिस भारत को आज हम टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ देखते हैं, उसकी शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों से हुई थी। और फिर भी भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। भारत ने नहीं कहा कि पहले हम देश को मजबूत बनाएंगे, पहले यहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, यहाँ के लोगों को साक्षर बनाएंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। भारत ने कहा कि सबसे पहले हर वयस्क नागरिक को मतदान करने का अधिकार मिलेगा, वे अपने नेता स्वयं की इच्छा से चुन सकेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। साल 1951-52 में भारत ने अपना पहला आम चुनाव कराया, एक ऐसा देश जिसकी साक्षरता बेहद कम थी। वहां करोड़ों लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल किया गया। यह सिर्फ चुनाव नहीं था, यह एक घोषणा थी कि सरकार जनता से ऊपर कभी नहीं होगी। सरकार को जनता के सामने जवाब देना होगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि सरकार कौन बनाएगा, सवाल यह भी था कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। एक ऐसे समाज में जहां जाति और सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा थी, वहां पे संविधान ने समानता और मौलिक अधिकारों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। सरकार के सामने यह चुनौती कि इस देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। कुल नियोजित व्यय यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर लगभग 2069 करोड़ था, जिसका अधिकांश हिस्सा कृषि, सिंचाई और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की तत्काल जरूरत खाना, पानी, बिजली और खेती को मजबूत करना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा में वास्तविक खर्च लगभग 153 करोड़ रुपए था। यानी विकास की शुरुआत चकाचौंध भरे प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि बुनियादी जरूरतों से हुई। और इस बदलाव को सिर्फ भाषण से नहीं, आइए नंबर से देखते हैं। 1951 में जिस भारत की साक्षरता दर लगभग 18.3% थी, वो 2011 की जनगणना में 72.99% हो गई। 1951 में जिस भारत की जीवन प्रत्याशा लगभग 32.1 वर्ष थी, वो आगे बढ़ती ही गई, उसमें सुधार ही होता आया है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लोग पढ़ने लग गए या लोग ज्यादा जीने लग गए। इसके पीछे विद्यालय और विश्वविद्यालयों का विस्तार था, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता पर ध्यान, टीकाकरण, खेती के तरीकों और खाद्य उत्पादों में बदलाव और स्वास्थ्य अभिसंरचना यानी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार था। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत आजादी के बाद सिर्फ एक राजनीतिक देश नहीं बन रहा था, बल्कि वह अपने समाज और अर्थव्यवस्था को भी बदल रहा था। 1950 के दशक में सिर्फ भारत एक ऐसा देश नहीं था जो औपनिवेशिकवाद से छुटकारा पा रहा था, बल्कि उसी दौर में एशिया और अफ्रीका के कई सारे देश आज़ाद हुए। 1960 को ईयर ऑफ अफ्रीका कहा जाता है क्योंकि उसी साल अफ्रीका के 17 देशों को आज़ादी मिली। आज़ाद हुए देशों को अपनी आर्थिक और विदेश नीति खुद चलानी थी। शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। आज़ाद हुए देशों पर मजबूत देशों का दबाव था और इस तनावपूर्ण स्थिति में भी भारत ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना जिसे कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट, यानी हमारे संबंध सारे देशों से अच्छे रहेंगे लेकिन हम अपने फैसले स्वयं लेंगे, उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और भारत का संदेश साफ था कि हथियारों से हिंसा करने वाले देशों के समर्थन में हम कतई नहीं रहेंगे। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल है। आज हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, आईटी एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन क्या भारत की सारी समस्याएं खत्म हो गई? नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं की अभिगम्यता यानी एक्सेसिबिलिटी पर सवाल है, असमानता पर, जातिवाद पर, सांप्रदायिक तनाव पर सवाल है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। और शायद यही 15 अगस्त का असली मतलब सामने आता है। हम अक्सर इस बात पर बहस करते हैं कि भारत को आखिर आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी।
लेकिन क्या कभी हमने अपने आप से ये सवाल पूछा कि भारत की आज़ादी के बाद हमने भारत की तरक्की पे क्या योगदान दिया है? 1947 के बाद भारत को मिला एक संविधान, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक चुनावी सिस्टम, एक संघीय संघ, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, डैम्स, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, स्पेस प्रोग्राम और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सत्ता बदली जा सकती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन उसी दिन भारत की सारी समस्याएं खत्म नहीं हो गई थी। एक गरीबी झेल रहे देश को विकसित करना था, एक विभाजित समाज को साथ रखना था, सैकड़ों रियासतों को जोड़ना था, करोड़ों लोगों को एक राष्ट्र की नागरिकता देना था और सबसे महत्वपूर्ण काम लोकतंत्र को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं करना था, बल्कि उसे साबित करके भी दिखाना था। 1951 में जब भारत की साक्षरता दर सिर्फ 18.3% थी, तब भी भारत ने अपने लोगों के ऊपर भरोसा किया और यही कहा कि आप वोट करेंगे, आप सरकार चुनेंगे, आप सरकार बदलेंगे और आप सरकार से सवाल भी पूछेंगे और इन सब के लिए संविधान आपकी रक्षा करेगा। ये आपका हक है। भारत ने सिर्फ आज़ादी नहीं ली, बल्कि यह हक भी लिया, ये अधिकार भी लिया कि भविष्य में हम अपना फैसला स्वयं लेंगे। और आज 8 दशक बाद हमारे सामने फिर वही सवाल है, हम इस आज़ादी का क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने पसंदीदा नेता से भी सवाल कर सकते हैं? क्या हम असहमति को सुन सकते हैं? क्या हम धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठकर दूसरे नागरिकों को भी बराबर मानते हैं? क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने का नाम नहीं है। आज़ादी है अपने भविष्य का फैसला स्वयं करने की क्षमता। और लोकतंत्र एक बार हासिल करके हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाने वाली चीज नहीं है। उसे हर पीढ़ी को बचाना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है और अगली पीढ़ी को सौंपना पड़ता है। इसलिए सिर्फ इतना मत पूछिए कि भारत आज़ाद कैसे हुआ। एक सवाल अपने आप से पूछिए, हुक्मरानों से पूछिए कि आखिर हम इस आज़ादी को आगे कहाँ लेके जा रहे हैं।